आज की क्लास का जो बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट विद इन अ वन शॉर्ट वीडियो। एक्चुअल में सुनने में तो बहुत पहले से आ चुका था, मैट्रिक्स सबसे इजी चैप्टर में था। जब हमने 12th में एंटर करा ऐसा लगा तो कहर डाल देंगे अगर ऐसी चैप्टर है तो। उसके बाद पता ही नहीं चला कहर का है और ढाया का है हमने। तो कहानी क्या होती है कि ये सारी चीज़ों को अगर जर्नी को देखा जाए तो ये चैप्टर भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी उतने ही नंबरों की वेटेज रखता है जितने बड़े चैप्टर्स हमारे को लगते थे, चाहे वो एओडी जितना क्यों ना हो। क्योंकि एओडी जितने नंबर का आना तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी आना है। पर दिक्कत क्या आती है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में माइनस प्लस की गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, और वो एक्चुअल में सिली मिस्टेक ही है। और जिसे सिल्ली बोल करके आप उस पर पर्दा ना डालें, गलत है तो गलत है। जो कि अब टेस्ट सीरीज जो आप परसों देंगे 2 दिन बाद, तो मैं आप ही के साथ कॉपी लगातार चेक करता रहूँगा, तो आपको एक गो थ्रू करूँगा पूरा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। पेपर्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, ठीक है। आप उसको ज़रूर देख लें एक बार अपने हैंड से। उसके लिए टाइम पीरियड पूरा है आपके पास, पूरे 2 हफ्ते तक आराम से, जिसमें मैं एक और पेपर तुरंत भेज दूँगा जैसे उनके डाउट्स ले चुकाऊंगा। डाउट ही लूँगा, पूरा पेपर सॉल्व कराने की नीड नहीं है। आंसर्स कहेंगे तो आंसर मैं तुरंत भेज दूँगा, जैसे किसी एक सिंगल बच्चे का भी मैसेज आएगा कि सर आंसर शेयर कर दीजिए, अब इसके मेरे को चेक करना है। आंसर मैंने जान के नहीं भेजे ना, ऐसा कोई लिंक दिया कि जिसमें आंसर है। डन। मैट्रिक्स ज़्यादा डीप में ना जाते हुए बचपन से देखते हैं तो इसलिए मेन चीज़ समझ। मैट्रिक्स एक तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, और ओपन में जब भी कोई मैट्रिक्स डिनोट करता है तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से दिखाएंगे। तो लाइक ए बी सी डी ई एफ समथिंग हो गया। या इसको ऐसे ना दिखा के ऐसे भी दिखा सकते थे, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है, बोलो हाँ। तो इसमें एक होती है नंबर ऑफ रोज, एक होती है नंबर ऑफ कॉलम। तो रो किसे बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लाइक दिस, ऐसे। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो का एन कॉलम। और कॉलम किसे बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं लाइक इस तरीके से, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम। सर ये जो चीज लिख रहे हो ये समझाओ ये कैसे लिखा। इसी की प्रेजेंटेशन समझाने के लिए क्लियर बता देता हूँ कि जो आई जे होता है ना, तो पहला वाला आईथ रो को डिनोट करता है, यानी पहला वाला रो को डिनोट करता है। और ये कॉलम को, इसको कॉलम को। यानी कहने का मतलब यहाँ पे रो कितनी है, ये ऐसे लेटी हुई लाइन कितनी है, लेटी हुई। तो कॉलम कितने हैं, इसका ऑर्डर कहलाएगा 2/3, इसे बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर शब्द की जब बात की जाएगी तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। क्लियर है, बोलो हाँ। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर के बिहाफ पे तो हमें मैट्रिक्स बनानी होती है। सर ऐसे कैसे, फिर से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, -1 4 6 3 2 1 8 5 4 0 -3 √2 और 11 आयोटा। कुछ भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन घुसेड़ दे, लॉग घुसेड़ दे, उसका क्या माना, एक्सपोनेंशियल ट्री को घुसेड़ दे। मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स है, वो तो न्यूमेरिकली डिजिट वाली चीज़ से रिलेट करने वाली कोई भी चीज़ घुसेड़ सकता है। मैट्रिक्स का तो बस मतलब ये था अरेंज करना रो और कॉलम को। पर अरेंज करने से बेनिफिट क्या हुआ वो आपको आगे आने वाले समय में आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के टाइम पे दिखेगा। पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि रो और कॉलम दिखेंगे अभी। रो कितनी है, लेटिव लाइन यानी कितनी, कॉलम कितने हैं, ऑर्डर क्या हो गया, वेट। पर वो क्वेश्चन में कभी कभी जब ऐसे बोलेगा कि सपोज 2 और 1 बताओ, तो इसका मतलब है दूसरी रो का पहला कॉलम। आपको पहले दूसरी रो पे जाना पड़ेगा, फिर पहले कॉलम पे। दूसरी रो का पहला कॉलम क्या है, क्लियर है, बोलो हाँ। अगर मैंने आपसे इसी तरीके से कहा 3 2, तो आप क्या बोलोगे, तीसरी रो का दूसरा कॉलम -3। क्लियर हो रहा है क्या। अगर मैंने बोला 4 3 बताओ, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो अब इसे कुछ तो मेंशन करते होंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इनवैलिड ना कह के हम बोलते हैं नॉट पॉसिबल, क्या बोलते हैं, क्लियर बोलो हाँ। तो वेट, क्वेश्चन जायज है नाजायज नहीं है, पर पॉइंट क्या है कि कुछ बच्चे जब जीरो लिखते हैं वो गलत है। फिर तो ऐसे तो फिर जो तीसरी रो का पहला कॉलम है वो भी तो जीरो है, इसे थोड़ी ना नॉट पॉसिबल बोलूँगा। जीरो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। नॉट पॉसिबल तब जब आ ही नहीं पा रहा ना बता पा रहे। तो 0 1 हर जगह जीरो नहीं डाला जाता। ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये वाली बात तो क्लियर है, क्वेश्चन किस तरीके से हो जाते हैं। क्वेश्चनों के जरिए में कभी कभी गलती क्या होती है, जैसे उसने एक ए मैट्रिक्स बोली, ए आई जे बनाने के लिए बोला, और यहाँ पे 3/2 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी थी आपको। अगर आपने गलती से गलत मैट्रिक्स क्रिएट करती तो क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया। और उसने ए आई जे का मतलब अलग से दे दिया। ए आई जे का मतलब छोटा सा भी दे सकता है बड़ा सा भी, पर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके चल रहा हूँ। 5i - के 2j ai + के j।
3i प्लस जे, क्लियर है। इफ आई लेस देन इक्वल टू जे ग्रेटर देन, क्लियर। तो क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा समझते हैं जरा, रेडी। तो पहले आपको ये मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, तो वेट 3 रो 2 कॉलम, तो बताना कौन सी सही बना रहा हूँ मैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A11 A12 A21 A22 A31 A32, कौन सी 3 रो 2 कॉलम को डिनोट कर रहा है। अब कोई बच्चा गलती से ये बनाएगा तो क्वेश्चन तो वैसे ही जीरो हो गया ना। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपसे जो पूछा गया है वो कौन सी चीज़ है, क्लियर है, बोलो हाँ। तो वेट, तो ए मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी क्वेश्चन में, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम। क्वेश्चन ये आता है कि सर आगे कैसे करें। A11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब क्या है, पहली रो का पहला कॉलम यानी आई और जे दोनों बराबर हैं, आई और जे बराबर हैं तो क्या आएगा, यानी आई को डिनोट करो ये जे को, दोनों बराबर हैं, तो बराबर होने की वजह से कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करें, पहला दूसरा। ये पहले वाले में आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो आंसर क्या आया, कैलकुलेशन कर ली। अब ये 1 और 2 है, A12 का मतलब क्या हो गया, आई और जे है, जैसे आई और जे में क्या रिलेशन आया, आई बड़ा है या जे बड़ा है, जे बड़ा है, तो आई छोटा है जे से, तो भी कौन सा हो गया रिलेशन, पहला वाला, यानी आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख देंगे, तो आंसर क्या आया। ऐसे ही अगर मैंने 2 1 बोला तो 2 यानी आई बड़ा हो गया जे से, तो अगर आई बड़ा हो गया तो ये वाला आ गया, तो 2 1 7 आ गया, नहीं आया समझ, ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेना, क्लियर है, बोलो हाँ। नेक्स्ट, मैट्रिक्स का एक बेसिक रूल था ये तो, पर कभी कभी क्या होता है कि अगर उसने कहा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके किसी क्वेश्चन में क्या है 20 है, तो मैक्सिमम कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, पहले ऑर्डर तो बता दो, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स तो अपना पा रहेगी। तो अगर 20 एलिमेंट के आपको क्या बतानी है, ऑर्डर बताने हैं कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है, तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं बन पाएंगे। तो या तो मैं सारी के सारे 20 एलिमेंट एक ही रो में रख दूं, तो उसका मतलब हो गया एक रो दो 20 कॉलम, एक ही रो हो गई, या फिर देसी लैंग्वेज में बात की जाए इंटू करके 20 आना चाहिए, क्या आएगा 2 इंटू 10 10 इंटू 20 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4, और कोई, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई, नंबर्स में नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए है, क्लियर है, नहीं आया समझ। वेट, यहाँ तक तो चलो क्लियर था। कुछ क्वेश्चन एक नंबर के कुछ ऐसे होते हैं, इफ ए मैट्रिक्स एलिमेंट हैज 2 3 एंड 5, ठीक है, और ऑर्डर दे दिया 3/2 का, तो फाइंड पॉसिबल मैट्रिसेस बताओ। क्वेश्चन समझ आया, यानी 3/2 की मैट्रिक्स बतानी है, यानी जिसके अंदर 6 एलिमेंट हो, और एलिमेंट आप यही यूज करोगे बस, तो इन एलिमेंट्स का यूज करके मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हो। तो समझना, अगर ये 2 और 3 देता, बस कितने एलिमेंट दिए उसने, तो क्वेश्चन में क्या करना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो तो रखना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई, मतलब होता नहीं ऑर्डर जो वाला कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर की मल्टीप्लाई, वो ऊपर देसी लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, ऑर्डर की मल्टीप्लाई ऊपर, यानी इसका आंसर क्या होगा मैक्सिमम, 2 तो 2 एलिमेंट है 2 और 3, यहाँ पे क्या रहेगा पावर में 6, क्लियर है, यानी 64 मैट्रिक्स बनेंगी पॉसिबल। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया ए बी और सी बोल दिया, तो आंसर क्या रहेगा 3 की पावर, अगर वेट 3/3 बोल दिया तो अब क्या रहेगा, वेट 2/2 बोल दिया तो बस ये 4 की पावर 3 मत कर देना गलती से, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एंट्रीज जो है वो तो नीचे रखेंगे, ऑर्डर वाली जो मल्टीप्लाई है वो ऊपर रखेंगे, क्लियर बोलो हाँ। एक नंबर का क्वेश्चन है, फ्री फंड के नंबर है, पता होना जरूरी है। फिर बात आती है सर इसी मैट्रिक्स में क्या और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ, मैट्रिक्स का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं,
ठीक है, बेसिक रूल तो आपको पता ही है, एडिशन करना है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में इंटू करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता बस। पर पॉइंट आता है इक्वल रखते समय, इक्वल रख के भी इक्वेशन निकाल देंगे। जैसे इक्वल रखने में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि मान लो उसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ है ना, और z प्लस एक्स रख दिया और उसने कह दिया 11 3 और 2 दे दिया और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड नहीं पूछा उसने, 2x माइनस 3y प्लस के z बोल दिया। तो भैया क्वेश्चन तो वही हो गया, एक्स वाई जेड निकाल के ठोकना है वो सब, नहीं आया समझ। तो एक तरह से इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू और जेड प्लस एक्स इजिकल टू। अब आपस में भिड़ाना है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ ना ठोक दो इसकी जगह, तो क्या आएगा, डी प्लस जेड इजिकल टू जेड इजिकल टू, जेड को यहाँ ठोक दिया तो एक्स इजिकल टू माइनस एक्स, 6 को यहाँ रख दिया तो वाई की वैल्यू। क्लियर है क्या कर रहा हूँ है। फिर एक्स वाई जेड को यहाँ रख दो, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई। कैलकुलेशन तो नहीं समझानी ना मुझे, बोलो। तो ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है, बोलो हाँ। और जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो है ही। फिर आते हैं असली कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मेन तो ऑर्डर का खेल है सारा, मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम्स इतने कर लेते हैं मल्टीप्लाई। फिर भी अगर ये m बाई एन का ऑर्डर है, ये n बाई पी का ऑर्डर है, तो रूल क्या है, ये बराबर होने जरूरी है। यही बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तुम कितने ही घोड़े दौड़ा लो क्वेश्चन ही गलत है वो। फिर तो हम उस टाइम पे ए भी नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, अभी तो पॉसिबल है रूल के अकॉर्डिंग, सही बात है, अभी तो इनटू पॉसिबल है। तो ऑर्डर क्या आएगा, m बाई पी आएगा, क्या आएगा ऑर्डर, यानी अगर ये दोनों बराबर है तो m बाई पी का ऑर्डर हो गया। तो एक्चुअल में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा आंसर। तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक ए का ऑर्डर है 3/2 का, बी का ऑर्डर है 5/3 का, मेरे क्वेश्चन तो सुनो, पहले क्वेश्चन तो सुने, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी ए मैट्रिक्स। ये तो आप कह रहे थे नहीं है, यानी क्वेश्चन पहले सही से पढ़ना चाहिए फिर करना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 5/3। ए मैट्रिक्स क्या है, ये बराबर है, तो बी ए का ऑर्डर क्या हो गया। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, नहीं आया। 3 बाई वो समथिंग समझ गया ना तुम, 5/3 5/2, यानी बी ए का ऑर्डर क्या है 5/2। पर अगर ए बी का बोलता तो नॉट पॉसिबल बोलेंगे, जीरो वीरो या ऐसा कुछ नहीं। नहीं आया समझ। अब बात आती है सर मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। हाँ, बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्मेशन में हो, वो लिखेगा तो देखो ऐसे ही कि जिसकी आपकी मल्टीप्लाई कर सको ना। तो ये 3/2/3 का ऑर्डर है, ये 3/2 का है, इंटू तो हो जाएगी, इंटू करके ऑर्डर भी पता है कौन सा आएगा, ऑर्डर 2/2 का, यानी ऐसा 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 आएगा, आएगा ही आएगा। ऐसे समझो गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ रखी है और सीधे हाथ पे गाड़ी घुमानी है, ताले की चाबी लगाई और सीधे हाथ पे घुमा दी, समझ गए। मतलब ये ध्यान रखना है, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दी और तब तक घुमानी है जब तक पहली रो सबके साथ इंटू ना हो जाए, तभी दूसरी रो पे आएंगे, पहली दूसरी तीसरी। पर पहली रो को पकड़ के सबके साथ लिटाया, फिर दूसरी रो को पकड़ के सबके साथ लिटाया। पर जब अगर पहली रो को पकड़ के सबके साथ लिटा रहे हो, यानी पहली रो भर रहे हो आप, पहली रो की पहले कॉलम से करी, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखूंगा। 2 1 जा 2 प्लस लगाते हैं खुद से, अगर माइनस रहा है वो क्वेश्चन की हेडक है, हम प्लस लगाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया करो अगर माइनस का आ जाए तो। क्लियर है, जिससे बाद में सही कर सकें। तो 3, अब वेट 2 की थोड़ी ना होगी, पूरी की पूरी रो लिटा दी ऐसे करके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो टकराएंगे उनकी इंटू होनी है। तो 3 की इंटू किससे होगी, 9, 5 की इंटू, नहीं आया समझ। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से तो क्या आया, नहीं आ रहा समझ। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से, ऐसी दूसरी रो की पहले कॉलम से कर लो कैलकुलेशन, पता है किसके किसके साथ करिए। और बीच में इंटू करके जोड़ जाड़ के कितना है 31, जो भी आ रहा है समथिंग, वो आपके ऊपर है। ये क्लियर बोलो हाँ। अब हमें पता है कि चलो मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई आ ही रही है तो इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ती है, डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ता है, एडजॉइंट भी निकालना पड़ता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट से पहले फिर छोटी सी बात और सीख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज भी यूज होगा उसमें। तो ट्रांसपोज किसे बोलते हैं, ए ट्रांसपोज।
यानी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में क्या कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, ऐसे पलट देगा। अगर एक ऑर्डर 3/2 था तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा उसके, 2/3। तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, उसकी तो जरूरत भी नहीं है प्रूविंग करने की, बस पता होनी चाहिए। अब पर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या आएगा, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाए फिर ट्रांसपोज किया जाए माइनस किया जाए क्या आएगा, क्लियर है। ए बी का होल का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। किसी कांस्टेंट के साथ जब मल्टीप्लाई की जाएगी ना तो कांस्टेंट पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्लियर बोलो हाँ। तो मैंने एक साथ ही लिख दिया प्लस माइनस वाली, क्लियर बोलो हाँ। वेट, इसी से रिलेटेड और ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है तो हम उसे ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक, क्लियर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। अगर ए ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ रहे तो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये थ्योरी है जिससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर उसी में सम किया रहे और उसी का डिफरेंस उसमें एड लेस किया रहे तो ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये जो एक ऑलरेडी मैट्रिक्स आएगी एक जादू की तरह है, ये जो मैट्रिक्स आएगी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में ऐड करने के बाद इज ऑलवेज सिमेट्रिक होगी, इज ऑलवेज। अब ये ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, तो बेटर ऑप्शन है कि क्यों ना इसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए। मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 3 2 -1 और 5 और उसने कहा एक्सप्रेस करो इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के दो हिस्से बनाने हैं, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, किसकी होना चाहिए, जोड़ के वापस आ रहे हैं। बनाया क्वेश्चन, इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही लैंग्वेज बोलेगा वो। पहले जादू के रूप में तो खाता हूँ जो कि मैं अभी क्वेश्चन में यूज कर लूंगा। ए दिख रहा है, ए का ट्रांसपोज भी दिख रहा होगा फिर तो आप, क्लियर है। छोटी छोटी दो बातें कर रहा हूँ, ए प्लस ए डैश करना और एक तरफ ए माइनस ए डैश करना, क्लियर। जोड़ के ही बताना सीधा, गारंटी ले रहा हूँ जब इसका ट्रांसपोज करोगे ना सेम आएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का अंतर होगा, दिखाऊंगा कैसे। करो क्या आया, इसका ट्रांसपोज करो तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के जोड़ने के बाद क्या आता है, ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। चलो इसमें भी देखते हैं, इसको इसमें से माइनस करा 0 3 -3 और 0, इसका ट्रांसपोज करूँगा तो माइनस का प्लस का इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया तो नेगेटिव कॉमन निकाल के तो सेम ही रहेगा। तो दिक्कत ये है कि हमें तो ए मैट्रिक्स को जोड़ने पे सेम आना चाहिए, तो इसके दो हिस्से बनाते समय पता है रटना नहीं है, समझना है। a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ इसे मैं प्लस में, और जान के a'/2 ऐड करा, a'/2 लेस करा, क्लियर है। इसलिए एक्सप्रेस करते समय इस लाइन को हमें रटना पड़ता है कि a प्लस a डैश डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ a माइनस a डैश। इसलिए जब भी सम की बात आएगी तो वो a का a भी बना रहेगा, इतना पोर्शन सिमेट्रिक भी आ रहेगा, इतना स्क्यू भी आ रहेगा और आंसर भी आ रहेगा। इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं p, इस पूरे को नाम देते हैं q। तो पहले हम जान के क्या निकालेंगे, p निकालेंगे, ये क्लियर है। तो p को जब मैंने निकाला तो मैंने ये पाया क्या आया 3 1/2 1/2 और 5। पर टीचर को दिखाना तो पड़ेगा ना कि ये सिमेट्रिक है, तो जब मैंने ट्रांसपोज करा तो यही आया, ये रहा 1/2 यहाँ पे, ये वाला 1/2 यहाँ पे 5, जबकि सेम है वो, तो ये क्या आया p। तो हम क्या बोल देंगे, पिज्जा सिमेट्रिक हो गया। ये क्लियर बोलो हाँ, नहीं आ रहा समझ है। अब उसी को अगर मैंने वो करा क्या इस क्यू के लिए, तो क्यू नाम दिया था हाफ के साथ, बोलो हाँ। हाफ क्यों लगा के चलें कि जोड़े तो कम से कम सेम तो बने, क्यू तो आ जाएगा, जोड़ने पे वो सेम तो रहे, तो वो सेम ही रहेगा। मैं जब इसको एक्सप्रेस करूंगा ना दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, जोड़ के दिखानी जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, वो ए आएगा गारंटीड। और पी वाला हिस्सा सिमेट्रिक ही कहलाएगा और क्यू वाला स्क्यू कहलाएगा। तो क्यू को निकालने के लिए क्या करा मैंने, क्यू तो दिख ही रहा था 0 3/2 -3/2 और 0, क्यू का ट्रांसपोज करके दिखा दिया पहले टीचर को
कि देखो जी हमने सही करा, एस क्यू है, यूरा क्यू जो है, माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये वापस किसके आ गया, क्यू के आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज अ मैथमेटिक्स। तो एक्सप्रेस करना है हमें तो पहले पी और क्यू फाइंड करें। टीचर को अलग से दिखा भी दिया जी कि पी सिमेट्रिक है और क्यू क्यू है, तो जिसकी वजह से सिमेट्रिक की जगह सिमेट्रिक डाला, वो कौन सा डाला, पी 3 1/2 और 5। जब जाते बच्चे जब क्यू लिख रहे होते हैं ना, लास्ट वाले को देखने लग जाते हैं, तो ये वाली चीज नहीं, ये है क्यू, ये नहीं, ये तो आपने शो करने के लिए करा है, ये है क्यू। क्यू क्या है, 0 3/2 -3/2 और जोड़ के देखते हैं एक बार, 3 + 0 1/2 + 3/2 4/2, यानी 1/2 - 3/2 और 5 + 0, ये तो सेम आया। जबकि एक हिस्सा सिमेट्रिक है, एक हिस्सा स्क्यू है, जोड़ता हूं तो ए भी है, और उसने यही बोला था। क्लियर, बोलो हाँ। क्वेश्चनों में अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इनवर्स ऑफ ए, पर उससे पहले इसलिए डिटरमिनेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटरमिनेंट के यहाँ पे ये इनवर्स निकाला जाता है। ये जो एलिमेंट ही था वो हट गया, डिलीटेड हो गया सिलेबस से। तो डिटरमिनेंट छोटे छोटे थे, दो मैट्रिक्स के देख लेते हैं। ए हो गया 2/2 का, डिटरमिनेंट का सिंबल कैसा दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, ABCD, है ना। तो जब 2/2 का डिटरमिनेंट करेंगे तो बैटिंग सी करनी है, डंडों में दिखेगा, मैट्रिक सिंबल में नहीं। इसकी इससे इंटू, पहले याद रखना है, कई बच्चे उल्टा कर बैठते हैं, तो रैपट संभालना है सीधे हाथ से, तो सीधा हाथ तो आपका यहाँ से चलेगा ना, क्लियर है। फिर माइनस, उल्टा रैपट भी तो पढ़ सके, तो नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, तो क्या आया, PC। एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बात है, वैसे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो हम 3/3 में कर लेंगे। देखिए पहले प्लस के लेके चलते हैं, 5 × 5 = 3 × 1 = आंसर 22, 2 - 1 6 और 1, क्या आएगा इसका आंसर, तो आंसर क्या हो गया। करने का तरीका देखा आपने, नहीं आया समझ, वेट 5 - 3 -2 और 0, अब बताओ क्या आएगा, 0। क्लियर है ना क्यों कर रहा हूँ, है जल्दबाजी, ये जो है क्वेश्चन में 3/3 में जब होती है ना, पता नहीं चलता, क्योंकि वहां तो पूरी एक मैट्रिक्स होगी। जब 3/, एक काम करते हैं, इसी एक ही क्वेश्चन में मैं इनवर्स निकालना भी सिखाऊंगा, एडजॉइंट निकालना भी सिखाऊंगा, ट्रांसपोज निकालना भी सिखाऊंगा, डिटरमिनेंट निकालना भी सिखाऊंगा, इक्वल करना भी सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा, और वो कोफैक्टर निकालना भी सिखाऊंगा, माइनर भी इनडायरेक्टली हो गए, ठीक है, सब कुछ है, जो कि 101% आता ही है, और पेपर में भी पता नहीं फिर भी गलती कर देते हैं। तो मैं क्वेश्चन बनाया हुआ लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आंसर अजीब है, पर पॉइंट क्या है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 2x + y - z = 5, x - y + z = 2, 3x + k 5y - 4 = 1। सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स क्या आएगी इसमें, 2 1 - 1 1 - 1 3। एक्स मैट्रिक्स क्या आएगी, x y और z, एंड जेड मैट्रिक्स क्या आएगी, सॉरी बी नाम देते हैं उसमें, हमेशा बाद वाली को बी बोले तो बाद वाली, क्या, अगर मैं वापस ए की एक्स में मल्टीप्लाई करूँ तो बी के बराबर आएगा। जब भी किसी मैट्रिक्स को एक इधर से उधर फेंकना पड़ता है ना, इसमें इन्वर्स निकालना भी देखते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय, ये जो छोटी सी बात लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगी जस्ट अगला इसी के बाद जो सिखाऊंगा मैं। अब इसे देख लीजिए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी होता है, ये सब लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। और आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ वो गायब हो जाता है। जैसे समझो लाइक 1 × 5, 1 पता थोड़ी चलता है, ऐसी आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स, आइडेंटिटी गायब, ऐसे सोचते हैं हम, पर इससे क्वेश्चनों पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चलेगी इसकी अहमियत। हालांकि हमें तो पता है ऐसे ला के जैसे पटक दिया, पर वो ये तरीका नहीं हुआ है, ये प्रोसेस बड़े क्वेश्चनों को रूप देने वाला है अभी, जो हमारे सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और क्वेश्चन हमारी बुक में लिमिटेड है, 2-3 बस मुश्किल से,
और उन्हीं के चांसेस ज़्यादा होते हैं बोर्ड में आने के। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब इसमें इनवर्स निकालना भी सीख रहे हैं। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हमें डिटरमिनेंट भी निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट भी निकालना चाहिए। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे इस तरीके का इनवर्स फाइंड करते समय, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, तो आपको क्या याद रखना है वर्ड, दोस्त। इससे आपकी गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वरना बहुत गलतियां होंगी माइनस प्लस की। सबसे पहला काम डी से ओ बोले तो एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट में ब्रैकेट्स जो ओ है ना ओ, उसमें ब्रैकेट को तोड़ देंगे हम, उसी ब्रैकेट का सारा खेल ही है। एस बोले तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज भी डायमंड प्लेसेस के 3x3 में, ठीक है। डायमंड समझ गए, तो ऑड प्लेसेस पा रहे हैं, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला, दूसरी रो का तीसरा और दूसरी रो का दूसरा। टी बोले तो एडजॉइंट के साथ साथ सारी चीज़ें चलेंगी। जब आप सारी चीज़ें कर रहे हो तो पहले डिटरमिनेंट निकालो, क्या पता डिटरमिनेंट ही जीरो रहे। डिटरमिनेंट ही जीरो हो गया तो जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करने पे तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे और उससे हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। पर नसीब बुरा होगा तब आएगा ना इस क्वेश्चन, तो पहले बेसिक है। ए मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बस डिटरमिनेंट का सिंबल यहीं लगेगा, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में एट द एंड कहीं डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं आता। कुछ बच्चे एडजॉइंट ए में भी डिटरमिनेंट का सिंबल घुसेड़ देते हैं, डिब्बा बनाने की जगह डंडे खींच देते हैं, गलत है वो चीज़ ही गलत है। मैं काट दूंगा क्वेश्चन, तुम्हें दिखाऊंगा, टेस्ट सीरीज पहले चेक करूंगा, आंखों के सामने करनी है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। जब आप करते रहेंगे परसों पेपर, ठीक है, तो आपके सामने जब चेक करता रहूंगा तो गलतियां यही दिखानी है कि वो दोबारा ना करे, बस आना तो पड़ेगा भैया, सैटरडे नहीं संडे बोल रहा हूँ, आना तो पड़ेगा। टेस्ट सीरीज एक रूटीन पे है, कोशिश कीजिए वो 3 घंटे लग रख के, बाकी चीज़ें मत छेड़ो। 2 हफ्ते का गैप देता रहा था मैं, समझे, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। अरे एक्चुअली बोर्ड पेपर 20 तारीख को ही है ना, टाइम ही मेरे पे नहीं बचा, मेरा ही टाइम काट दिया उन्होंने तो। जनवरी में ही लेनी पड़ेगी मेरे तो, और पूरी तीनों की तीनों। वही तो बात हो गई ना, ये जनवरी लेके चलना पड़ेगा, क्यों तुम्हारे फरवरी में इंग्लिश का ना है पहले, उस डेट को भी मैं ले लूँगा, यूज़ कर लूँगा, या तुम आ जाओगे वो चलते हुए, नहीं समझे, वो तो बोर्ड है ना। तो इसलिए मेरा टारगेट ये होगा कि फरवरी में 3 और हो जाए, सॉरी जनवरी में 3 और हो जाए, दिसंबर में 1 हो गई, तो 5 हो जाएंगी। 5 के लिए 2 तुम्हें पेपर दे दिए, 3 और, उसके बाद डाउट शेयर करेंगे अब हम। इस बीच में हमारे को कुछ नया नहीं करना, जितने भी डाउट्स आपके आते जाएं, जितने भी पेपर आप देख रहे हैं उसको आप हिट लिस्टेड रखें। अगर कोई सैंपल पेपर खरीदा है तो उसको तो आपको गो थ्रू करना ही है अपने एडवांस के लिए, समझ गए, समझ गए। क्या परसों नहीं, परसों छुट्टी कर दूँ मैं, हाँ परसों ऑफ कर दूँ, इसलिए स्टडी लीव, ठीक है। अब तुम उसमें मैथ पढ़ो चाहे अकाउंट पढ़ो, इको पढ़ो या वैसे नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास वो तो पहले ही लेके चलो ना, इतना तो जिस दिन तुम्हें पता है कि डाउट ले सकता साथ साथ डाउट को भी टारगेट कर देता मैं, वरना नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, अरे यार वो लोड नहीं है, एक्चुअली एफएलबी में हो गए डाउट्स। अरे अब वो चीज़ वही हो गई ना कि अब तुम मेरे से वन शॉट भी करवा रहे हो और डाउट भी लेने हैं, और अपने पर्सनल डाउट भी चल रहे हैं तुम्हारे, हैं, नहीं नहीं, मैंने वीडियो बनाई नहीं है, टेस्ट चीज़ का है, करा दिया, ऐसा कर ले। उसमें भी तो ये भी होना चाहिए ना, सारे थोड़ी आए थे, इससे पूछे कि नाम बता पहले, खुशी आई थी, नहीं आई थी खुशी कल, ये टेस्ट सीरीज वाले पहली, हाँ। आईएससी सीबीएसई वाली दिक्कत आ रही है अब, सारी ब्रांचों में सीबीएसई तो एक साथ है, इसमें नंदीग्राम छोड़ दो, और बाकी ब्रांचों पे आईएससी के सिर्फ यहाँ है, या एक और एक नंदीग्राम और राजस्थान, नहीं समझे, ऑनलाइन भी 2 बच्चे हैं, यहाँ तो टुकड़े ही अलग बैठे हुए हैं। मैं तो बहुत एनालाइज कर रहा था ना, गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं इतना लेके चल रहा हूँ कि जहाँ डाउट मिले अब ले लो, चाहे 6 के 6 दिन में कोई सा भी दिन अपना उठाओ। जैसे इन्होंने भी बता देता हूँ, खुशी और शिवांश ने क्या करा था कि वो आए, उन्होंने डाउट लिए, 1:30 बजे आ गए थे, 2-2:30 बजे चले गए, स्कूल के तुरंत बाद आ गए, अपने डाउट लिए खत्म, नहीं समझे मेरी बात, हाँ कल सुबह। और शाम को बस शिवांश अपना आया था तो अपने उसने टेस्ट सीरीज के देखे, पर्सनल डाउट उन्होंने पहले निपटा लिए। तो कहानी क्या आ रही है मेरे कहने का मतलब, जो डाउट आ रहे हैं ना तो कोऑर्डिनेट करते जाओ, डाउट लेते जाओ, खत्म करो। पर पॉइंट क्या है, अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब आप अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और से मतलब नहीं है तुम्हें, बैच समझ लो खत्म हो चुका है, अब बैच समझो, अब कुछ कहना है तो बताओ,
यानी अब आपको बैच का रूटीन तो मैंने इसलिए नहीं तोड़ा जिससे कि आपको ये ना रहे कि भैया नहीं अवेलेबल है, बात समझ गए। पर दूसरे नजरिए से देखते हो तो मैंने ये अवेलेबिलिटी इस तरीके से कराई कि अगर आपके डाउट नहीं है तो अब मत आना चाहे, आप इतने सेल्फ स्टडी करिए, जो टेस्ट पेपर दे रखा है वो करिए, टेस्ट के डाउट है तो टेस्ट के डाउट ले लीजिए, पर ये मत करो कि पर्टिकुलर ही होगा। हाँ, थर्सडे मैं फिक्स करके चल रहा हूँ कि मैं नया चैप्टर का कंटेंट कराऊंगा, जो आज करा रहा हूँ, जो टारगेट लेके चल रहा हूँ उसको तो एक दिन अलग करते हैं, पीछे का और आगे का दिन आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। क्लियर है? आपको लगता है नहीं टेस्ट सीरीज के डाउट लेने तो सैटरडे में टेस्ट सीरीज के डाउट ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? मेरी तरफ से आपके डाउट होने चाहिए, 4 डाउट 10 डाउट ज्यादा है तो आ जाना। क्लियर है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ अगला टेस्ट देने से पहले डाउट हो जाए तो प्लस पॉइंट है, माइनस कुछ नहीं है उसमें, आपके स्केड्यूल पे या फिर कोऑर्डिनेट करके। दीदी उसके लिए होता हूँ जब कोई डाउट की लिस्ट पहले दिखाएगा, जैसे क्या था 2 दिन से खुशी ने पहले दिखा दिया भैया मेरी लिस्ट बनी पड़ी है, समझ गए? अब मुझे पता है कि बैच में मैंने एओडी शुरू कर दिया था तो एओडी का वन शॉट चल रहा था उनके में, 3 क्लास तो जानी थी, अब एओडी शुरू करा है तो उस बीच में फिर मैंने उसको कहा कि देख आज भी एओडी का लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा तो डाउट अगले दिन के इस टाइम पे ले ले, समझिए मेरी बात? यानी कहने का मतलब डाउट का जो कंटेंट है वो आपका अगर डिफरेंट टॉपिक्स पे जा रहा है, अलग चैप्टर में जा रहा है तो स्केड्यूल में अपना दूंगा तुम्हें, पर बने हुए होने चाहिए। जैसे अगर किसी का अभी नहीं है तो कल कैसे ले आएगा? ये तो कहने की बात हो गई, ऐसे नहीं चाहिए। जिसके डाउट थे वो अभी होगा और मैं अभी नहीं ले पाया तो मैं अपना आप ही टाइम दे दूंगा। आपके डाउट रेडी रहे, जो मैं बार बोल रहा हूँ लिखित में हो, बातों में नहीं कि मेरे डाउट थे और हवा में थे, वो ऐसे नहीं। बुक का पेज मुड़ा हुआ हो, बुक के वो पेज नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चाहिए मुझे डाउट। और वो डाउट ऐसे समझिए, सैम्पल पेपर करना शुरू कर दीजिए, जो पेपर दिए उसे भी करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, ये भी पता है मुझे, पर आप अपने स्केड्यूल पे डाउट ले लीजिए, बाहर में जान दो बाकियों को। मुझे तो ये भी नहीं पता थर्सडे अगले कोई दिखेगा भी नहीं दिखेगा, पर आप अपना टारगेट पूरा रखिए कि कोई वीक पॉइंट है तो उसे पूरा करते चलिए। मेरी बात क्लियर है? अब आपके लिए मंडे क्या, ट्यूसडे क्या, वेडनेसडे क्या, थर्सडे क्या, खत्म करिए उसे। जैसे 7:30 बजे सपोज आप आए हुए फॉर एग्जाम्पल, किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो अब 7:30 में अगर आपको पता है 15 मिनट अगर भैया डाउट ले सकते हैं तो वेट करके भी तो जा सकती है, प्लस पॉइंट हो गया। सपोज 7:30 बजे सर ने छोड़ा, वही 15 मिनट ऊपर के हो गए, तुम्हें पता है कि अकाउंट के लिए आए उस दिन, जैसे मैं यहाँ पे होता ही हूँ तो 15 मिनट पहले आ गए तो कर लिया। समझ गई मेरी बात? आपको यूटिलाइज करना है अपने समय को, आपको ये नहीं करना कि मैं मेरे दोस्त आ रहे हैं तो मुझे दब जाना है, ऐसा कुछ मत करो। ये 1.5 महीने बिल्कुल अलग हैं, इस 1.5 महीने को बैच के अकॉर्डिंग नहीं ट्रीट किया जाता, ये बैच होता भी नहीं है, इसलिए तो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि हम FTB वन शॉट ऑनलाइन ही कराते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया इस बार कि अपने बैच में करते रहो कि डिस्टर्ब नहीं होगे। क्लियर है? कोई बात ऐसी बुरी लग रही है या कल वो लग रही है क्वेश्चन मार्क तो वो पूछते चलो भी। पर मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, अपना रूटीन बना लो अपने हिसाब से। 2-3 चैप्टर अगर ऐसे लग रहे हैं कि सर ये मेरे को करने हैं आपके साथ ही, तो मैं आपको स्केड्यूल देता जाऊंगा। मुझे दिख रहा है कोई नहीं आ रहा तो तुम्हारा चैप्टर पहले निपटा दूंगा, सीक्वेंस में चली रहा हूँ। समझ गई मेरी बात? जो मैंने बोल दिया था हफ्ते का एक ही चैप्टर का टारगेट रहेगा। देखिए अब दिक्कत ये डिटरमाइन करना है तो डंडों में सिर्फ यही वाली चीज होगी, बाकी कोई सी चीज मत डाल देना। ये तो क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब वेट 2 लिखा तो 2 लिखने पे डिटरमिनेंट का सिंबल आएगा, ये वाला हमेशा माइनस के साथ आता है, माइनस है तो प्लस का लिखूंगा, प्लस है तो माइनस, बस यही वाला माइनस का आएगा। बाकी ये वाला माइनस का है तो माइनस का लिखूंगा, प्लस का है तो प्लस का, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, पर बीच वाले का जो भी सिंबल होगा उसको लिखेंगे इस तरीके से। पहले ये समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये अलग डंडे हैं, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ। क्लियर है? 2 को लिखा तो 2 की रो और कॉलम सब छिपाऊंगा, तो क्या आया? -1 1 5 -4, -1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 1 1 3 -4, -1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? क्लियर है? बोलो हाँ। 4 -5 -1 -4 -3 -1। समझ आ रहा है क्या कर रहा है? डिटरमिनेंट करते समय माइनस का प्लस, प्लस का माइनस रहेगा कब? अगर बीच में माइनस आ रहा है तो खुद से, हमारा तो खुद से था, एक उसका आ रहा है तो प्लस हो गया। पता है क्या कर रहा है ये? हमेशा इसमें कई बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देते हैं, ना ना ना, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो, ब्रैकेट तोड़ो ही मत अभी, पहले जोड़ लो, इससे गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं समझे? क्या आया? -2 +7 -8, 7 माइनस के 10 माइनस के 3, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं? सो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए, एडजॉइंट अवेट, ये सिंबल मैट्रिक्स का होता है। एडजॉइंट ए में डी वर्ड क्लियर हो गया, एडजॉइंट में यहाँ पे नो ब्रैकेट्स, दिस दिस दिस
दिस दिस दिस दिस दिस दिस। क्लियर है? बोलो हाँ। है? साइन चेंज करते समय यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे साथ के साथ लगाते हैं, अगले स्टेप में नहीं लगाते। और ट्रांसपोज भी साथ साथ लगाते हैं। मतलब एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया है एडजॉइंट का। अब गलत होने के चांसेस कम हो गए। ट्रांसपोज करना भूलूंगा नहीं, क्योंकि पहले सारी फिल कर दूं, टी लगता रहेगा जब तक, यानी ट्रांसपोज करानी है। जैसे हटाया तो कर दूंगा। जिस प्लेस पे हाथ रखा उसी को छिपा दिया, तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 4 -5। क्या आएगा यहाँ पे? -4 -3। एक टुकड़ी अपनी बना लीजिएगा साथ में। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का किसी के साथ संग साथ बैठ रहा है, कोऑर्डिनेशन में दोस्तों में एक आधा, तो उसने कर लिया, तुमने कर लिया, आपस में शेयरिंग कर ली, कॉमन डाउट लेने तुरंत आ गए। अकेले इंडिविजुअल ना होकर के दो दो का साथ लेके चले। मेरी बात समझिए। बट पॉइंट क्या है कि टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं ना, लगातार करनी है और सारे सब्जेक्ट के लिए करनी है। एक सब्जेक्ट मेरा बर्डन तो नहीं है। जैसा भैया ने क्या बोला, मेरा अकाउंट का पेपर है, मैं क्यों आऊँ संडे को? भाई मुझे क्या मतलब, टेस्ट सीरीज अपनी जगह। हाँ, तो मैंने क्या बोला, उस एक दिन को अलग करूंगा, उसके अलावा मैं नहीं छेड़ूंगा तुम्हें। अब बात समझ गए? मतलब मैं कॉल करके भी नहीं बुलाऊंगा कि तुम आज क्यों नहीं आए, जैसे आज मुझे नहीं दिख रहा है कुछ नहीं, तो मैं नहीं बोलूंगा आप किसी को, क्योंकि मैं ये मान के चलूँ वो पढ़ रहे हैं अब, और उन्होंने अपने आप को टाइम वेस्ट समझा, तो वो नहीं आए आज। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? दीदी गलती कर रही हो, एक गलती क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। अच्छा क्या होता है? गलत है तो गलत है। क्लियर है? पक्का? तुम जो बोल रहे हो मैं तो लिख रहा हूँ। बोलो फिर। यहाँ पे, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे क्या आएगा? कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा ना? क्लियर है? एक छोटी सी गलती, यही खेल है सारा। ये सही से बन गया, फिर नॉर्मल चलता चले जाएगा। अब वेट, ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, बाहर माइनस बाद में इंटू। माइनस का 1 पहले अंदर सॉल्व किया मन में, फिर इंटू। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? पहले अंदर जोड़ा, फिर माइनस। ये यही तो गलती कर रहा है, पहले आराम से जोड़। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं। ये क्या आया? पक्का ना? ये 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 क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? क्वेश्चन तो ऊपर भी उठा सकता हूँ, चलो ऊपर ही उठाते हैं। पहले ये देखिए, क्लियर है? अब वेट, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स तो अभी हमने निकाला नहीं। ए इनवर्स कहता है डिटरमिनेंट को नीचे रखो। नहीं करा? तो वो मेरे को ट्रांसपोज का सिंबल याद दिलाता रहा कि मुझे ट्रांसपोज करना है। तो डिटरमिनेंट के माइनस, माइनस को भी बाहर ही पड़े रहने दो, क्या करना है उसका, पड़े रहने दो। तो क्या यार डिटरमिनेंट, वो ये मैट्रिक्स में लिखेंगे सारा। नहीं आ रहा समझ? x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है, ये सारा सेम लिख देंगे। और बी मैट्रिक्स क्या है? 5 to 1। नहीं आ रहा समझ? पक्का? अब वेट, अब इसमें हम मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। अब ए इनवर्स निकालना आ गया। अब से टुकड़ों में देखो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ रहा है। अलग से फिर दोबारा क्या सिखाता, पर पहले हमें सिखाया जाता है ये सारी चीजें मैं एक्सरसाइज में, फिर एक साथ मर्ज होकर डिटरमिनेंट के साथ पूरा एक कॉन्सेप्ट। इससे इंटू, बीच में प्लस आता है, इस बात को बोल नहीं सकते। वो बात अलग है कि वो फिर से माइनस का आ गया, कोई बात नहीं। नहीं समझे? 7 5 या 35 प्लस के समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ? लिखने के तरीके को समझ पा रहे हो आप? क्लियर है क्या कर रहा है?
आराम से जोड़ा, -5 -2, 35 में से 13 गए, 40 में से 17 गए, तो ये आ गया -7/3 प्लस के -22/3 माइनस के 23/3। क्लियर है? बोलो हाँ। प्लस क्यों जाएगा ना? क्लियर है? तो एक्स मैट्रिक्स थी, तो एक्स का मतलब क्या था? तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और इसके बाद ना आप क्या करना, जब इतना बड़ा क्वेश्चन हम करते ही हैं, किसी एक इक्वेशन में तीनों वैल्यू ठोको। अरे मेन चीज़ है कि एक्स वाई जेड को उसमें ठोको और आंसर निकाल दो। अगर आपने गलती करोगे तो पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट ही। ये ऐसे अजीबोगरीब आंसर देखे तो वैसे ही घबराहट होती है, पर आपके आंसर बहुत अच्छे वाले आएंगे। पहले क्लियर है? क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट कब हो जाते हैं, पहले तो एक चीज़ समझते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स की, अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी होता है। और अगर किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी की इंटू करें तो आइडेंटिटी गायब हो जाता है। तो एक चीज बताओ, आइडेंटिटी की, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, इसमें भी तो गायब होना चाहिए। नहीं नहीं समझ रहे? चाहे आगे को आइडेंटिटी या पीछे को, है तो है ही। नहीं यार समझ? अगर ए बी बी ए के बराबर, पहली बात तो होता नहीं है, अगर है तो वो ये भी कंफर्म है, वो आइडेंटिटी होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ये कहा जाता है कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी है और बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए है। इस बात का यूज कैसे होगा, ये क्वेश्चन के साथ समझाना पड़ेगा मुझे। जैसे कि क्वेश्चन में वो यूज प्रोडक्ट बोलता है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अभी है, और वो फाइंड द इक्वेशन तो ऐसे ही बोलेगा, x - 2y + z = 4, 3x + y - z = 2, x - y + 7z = 8, ऐसे करके बोल दिया। और यूज प्रोडक्ट में पहले से ही वो ऑलरेडी एक मैट्रिक्स उठा के चलेगा, 1 - 2 1 3 1 - 1 1 - 1 7, और इधर कोई मैट्रिक्स दे देगा 4 1 3 2 1 6 7 11, ऐसे करके दे दिया। और इसे बोल रहे हैं हैंस करके, हैंस सॉल्व। यूज प्रोडक्ट बोल दिया तो बात खत्म। गलती से एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए निकाल मत देना वाले मेथड से जो पीछे सीखा है, चार डालने को दिया उसने। ऐसे में क्या होता है, जब आप अपनी तरफ से इसमें ए मैट्रिक्स छाटते ना, वो इसमें से, इससे या इससे किसी एक से मैच जरूर करेगी, गारंटी। या तो उसका ट्रांसपोज या सेम मैच जरूर करेगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता वो क्वेश्चन दे दे। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ। हेलो जी। जी ठीक है। ओके जी। ये क्लियर है? 1 - 2 1 3 1 - 1 1 - 1 7। तो नोटिस करो, तो ये ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा है। इसे आप, अब वेट, अगर आप ऐसे छाटते छाटते अगर अपनी तरफ से एक्स वाई जेड नाम दे चुके थे और उसको बी नाम दे चुके थे, तो इसे बी नाम तो देना नहीं है। और अगर उसने नाम दे रखा है तो इसे आप नहीं दे सकते नाम, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में वो नाम खुद ही दे के चलता है पहले से। ए और बी नाम दे रखा है तो आप खुद से फिर बी नाम मत देना, तो सी नाम दे देना। बात समझ पा रहे हो? यानी आपके लिए क्वेश्चन तो ए एक्स इक्वल टू सी हो गया, एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स सी चाहिए। पहले ये तो क्लियर है? ए इनवर्स आपके सामने होता है, तो जब आप ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा ज़्यादातर या तो आइडेंटिटी बनेगा या किसी कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी बनेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई किसी कांस्टेंट के साथ बना, तो 5 आइडेंटिटी हो गया। हमें जो चाहिए, हमें ए इनवर्स चाहिए या, सही सब बी नाम दे देता हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन था। तो हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए या बी इनवर्स चाहिए? कौन सा इनवर्स चाहिए उससे ही मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा चाहिए? तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, आइडेंटिटी ऑफ बी ये गायब कर दिया। रीजन क्लियर है? ये भी गायब कर दिया, रीजन क्लियर है? 5 डिवाइड में चला गया। तो मुझे एक चीज बताओ, ए इनवर्स निकालनी ज्योति का पड़ी, एक्स मैट्रिक्स निकालते हैं 1/5, ए इनवर्स का मतलब क्या था, 1/5 बी सी, और बी मैट्रिक्स हमारे सामने बड़ी सी दिख रही है। बोलो हाँ।
और सी मैट्रिक्स अब मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। पर पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं भी एडजॉइंटेड, डिटरमिनेंट, कोफैक्टर कुछ नहीं निकाला। क्लियर है, बोलो हाँ। पर हमारे सामने था, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, नहीं आया समझ? सर इस तरीके के क्वेश्चन और भी हैं क्या? हाँ, सपोज P इज अ मैट्रिक्स 1 3 -1 5 4 2 1 6 8 9 11। आपको फाइंड करनी है P मैट्रिक्स, ऑलरेडी वो 2x2 ऑर्डर ही है। ऐसे कैसे कर दें? इसकी से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, उछलते हुए बीच में और तो हट हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा तो होता नहीं। इसको उठा के इसके डिवाइड में बिस्तर बिछा के तो रख नहीं देंगे डिवाइड में, ये तो ऊपर चलो हम नीचे आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। कुछ तो तरीका होता होगा। इधर की मैट्रिक्स इधर फेंकना ही है, क्योंकि अगर पी मैट्रिक्स ए बी सी डी नाम दे दोगे तो हो लिया क्वेश्चन। तो फिर क्योंकि शुरू के 2 में मल्टीप्लाई होने के बाद जब तीसरे से होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा, और वो बहुत सारी इक्वेशन तो सॉल्व करने से रहे, तो कुछ तो तरीका है फिर इसमें। तो मान लो हमने क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे। सपोज ए मैट्रिक्स अलग नाम दे दिया और बी मैट्रिक्स अलग नाम दे दिया। क्लियर है? 1 3 -1 5 4 2 1 6। क्लियर है? और ये सी मैट्रिक्स नाम दे दिया। हमें पी मैट्रिक्स चाहिए, ए और बी हटाना है यहाँ से। अगर ए लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, बी राइट हैंड साइड से हटाना है तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के टाइम पे। ए हटाना है तो ए हटाने का तरीका ए इनवर्स मल्टीप्लाई। नहीं आया समझ? तो आइडेंटिटी हो गया, लिखने की जरूरत है आइडेंटिटी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब बी हटाना है तो क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया आइडेंटिटी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो पी क्या आ गया, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। तो एक बताओ, ए इनवर्स निकालना आता है? डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे कोई कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ रहेगी, तो वो कांस्टेंट को तो यहाँ रख लिया, 1/2 मैट्रिक्स लिख दी। ये वाली मैट्रिक्स पहले से चलती आ रही है, इसका भी कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई, 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। पहले की दूसरे से कांस्टेंट कांस्टेंट में आएगा, दूसरे की तीसरे से कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा, और वो जो आएगा वो ऑलरेडी एक पी मैट्रिक्स होगी। समझ आया तरीका? यानी इनवर्स का एक बहुत बड़ा खेल था जो इस वाले क्वेश्चन से क्लियर हुआ, कि जब किसी मैट्रिक्स को इधर से इधर पटका जाता है तो डिवाइड में नहीं रखते। इनवर्स का एक प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहे तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से हटा रहे तो क्लियर, बोलो हाँ। अब बचती है एक ही चीज जिसके ऊपर मैं अभी अपने आप को रोकना चाहूंगा, डिटरमिनेंट को लेकर के प्रॉपर्टीज हैं कुछ, और ये अपने आप में टाइम टेकिंग है। मैं चाहता हूँ इसे आराम से करूं, एक तो 1 मार्क्स को लेकर के प्लस 4 मार्क्स को लेकर के भी, जो बड़े क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड आईएससी के, एक तो वो, और 1 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन कि के बाहर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन, बस वो बचते हैं। हालांकि इस पे वीडियो है एक, पर पॉइंट क्या आता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं उसे देख के काम चल जाएगा तो वो करो, फिर भी प्रॉपर्टीज वाली नहीं है अभी, मतलब कौन सी बड़े क्वेश्चन वाली, वो तुम्हें ऑन द स्पॉट ही करनी है। हालांकि ये भी है, पर कहानी क्या है ना, ये सामने से ही समझ आती है, इसके लिए मैं वीडियो सजेस्ट कभी नहीं करता। ये वाली वीडियो सजेस्ट तो कर सकता हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ है कंटेंट में, इस वाले पे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आईएससी वालों को ही पढ़ाना होता है। क्लियर है मेरी बात? ये तुम्हारी सिलेबस में रिलेट करता है। फिर आती है बात कौन सी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब वेट, एक छोटी सी बात और रह रही थी बस इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का पता है फॉर्मूला? अगर आपको वर्टाइज देगा तो हाफ लगा के x1 y1 x2 y2 3 y3 1 1 1, हाफ लगाना भूल मत जाना। एरिया खुद दे रखा होगा तो प्लस माइनस लगाना। क्लियर है? और अगर नेगेटिव आ रहा है तो खुद से प्लस का लेके चलना, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कॉलिनियर बोल दे तो एरिया 0 लेके चलना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कॉलिनियर का मतलब क्या हो गया, अब लाइन पे है तो ट्रायंगल कैसा, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोल देंगे उस टाइम पे, शो करना है तो एरिया 0 आ जाए, गिवन दे रहा है तो 0 के बराबर यूज करेंगे। ये क्लियर है? क्वेश्चन करने की नीड तो नहीं है, डिटरमिनेंट ही करूँगा क्योंकि बस ये ध्यान रखना है 1 1 1 यहाँ पे 0.2 3 5 7 -1 6 जो भी देगा। क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब सारी एक एक नंबर की प्रॉपर्टीज और वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है।